हाँ, तो कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपनी गणित विषय के साथ। और आपको हमने अभी तक चैप्टर 1 आपका हमने कंप्लीट करवा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा होगा, उन वीडियो को अच्छे से लगाया होगा और आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, है ना। और पहले चैप्टर का कंप्लीट जो हो गया है उसका आप लोग बार बार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं 100%। और हमने आपको बताया भी था कि पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो 100% ही बनेंगे। एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा निकालना, दूसरा सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 √2, इस तरह का क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं। और यदि वैकल्पी में यदि कोई 1 नंबर का क्वेश्चन और बन सकता है, शांत शांत बताने वाला, इस टाइप का, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है और आप लोग उसको बार बार देखते रहिए और घर पे अभ्यास करते रहिए, क्योंकि गणित में अभ्यास जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतनी ज़्यादा सफलता पाएगा। गणित विषय ऐसा विषय है कि ये नहीं कि आपके पेपर आएंगे तब आप 2 4 5 दिन में रट लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, लॉन्ग आंसर है याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गणित में जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे शुरुआत से उतने ज़्यादा आप सफल होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए गणित में अभ्यास करते रहिए। आपको नहीं आता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप देख देख के लगाइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा। और आप ऐसा ही बार बार करेंगे तो आप ज़रूर गणित सीख जाएंगे, क्वेश्चन लगाने लगेंगे। तो आप लोग मेहनत से जी भर के अभ्यास करते रहिए, गणित का बार बार लगाते रहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया। चैप्टर नंबर 2 इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना जैसी महामारी जो हमारे देश में नहीं हमारे विश्व में आई है, उसकी वजह से जो पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब हुई है, तो सरकार यूपी बोर्ड जो है इलाहाबाद की सरकार, अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे लोगों का कोर्स कक्षा 10 में से लगा के 12 तक सभी कक्षाओं का 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया है। तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद था वो हट गया है। तो अब हम लोग पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। और चैप्टर नंबर 3 हमारा है, अध्याय 3 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। अब इसमें हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आप कक्षा 7 में, 6 में, 8 में, सब में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है। आप इस कक्षा 8 की गणित थोड़ी बहुत लगा लेते हैं तो ज़रूर ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आप लगा लेंगे इसको, क्योंकि ये चैप्टर आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, 6 में, 7 में, 8 में पढ़ते आए हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इनको हल करने की कुछ विधियाँ हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, कैसा होता है, इनको कुछ चीज़ें 10-8 वाली हैं, कुछ कंडीशन यहाँ बढ़ गई हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 चर रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ हैं। एक ग्राफीय विधि है, एक बीजगणितीय रूप है। तो बीजगणितीय विधि भी हम लोग हल करेंगे, उसमें कुछ विधियाँ हैं, और ग्राफीय विधि ग्राफ पर भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, मूल समीकरण, है ना। मूल समीकरण जो उसका होता है, मूल समीकरण ये जो है आपका ax + by और +c = 0, ये आपका है जो वो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का बेसिक समीकरण है। बेसिक का मतलब जिससे बेस मिलता है, मतलब इससे सारे समीकरण उत्पन्न होते हैं। जैसे अब देखें, अब ए का मान है जहाँ, है ना, जहाँ a व b वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। मूल समीकरण बेसिक समीकरण हमारा x + by + c = 0 है, जहाँ a व b वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, है ना, प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो a और b के मान यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में, प्लस में, बटे सही में, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने a का मान 3 रख दिया, a = 3 रख दिया तो 3x हो गया, b = 5 रख दिया तो 5y हो गया, c की जगह पे 8 रख दिया तो 8 हो गया। तो ये आपका देखिए 2 चर में बेसिक, 2 चर में जो है रैखिक समीकरण तैयार हो गया, है ना। यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है आपको कि a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते,
है ना, ए और बी दोनों शून्य नहीं हो सकते। यदि ए का मान 0 हो जाएगा तो आपका ये हट जाएगा, तो आपका बचेगा बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें देखेंगे चर एक ही बचेगा, तो एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा। चर आप जानते हैं जिसका मान बदल जाता है वो चर कहलाता है। तो दो चर का रैखिक समीकरण हमें पढ़ना है, तो इसमें एक्स वाई या ए और बी, है ना, या पी और क्यू, ऐसे आपको दो चर लेने हैं, है ना, समीकरण बनाने के लिए दो चरों का प्रयोग करना है। तो ये आपका बेसिक समीकरण था जहाँ ए और बी वास्तविक संख्याएं थी। यदि ए और बी के हमने मान रख दिए तो इस तरह आपका दो चर का समीकरण रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। और रैखिक का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए कि रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है ना। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की घात एक होती है। अभी जैसे ये लिखा हुआ है कि ए, है ना, ये लिखा हुआ है 2x + 3 = 0, तो यहाँ x की घात एक है, तो एक चर है ना, यह चर जो है चर की घात एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। लेकिन चर यहाँ एक ही है, तो एक चर में रैखिक समीकरण है। कैसा है? एक चर में रैखिक समीकरण है, ठीक है, एक चर में ये रैखिक समीकरण है। और यदि ऐसा लिखा है 2x + 6y + 8 = 0, तो इसमें देखिए x और y दो हैं, दोनों की घात भी एक ही है, तो ये दो चर में रैखिक समीकरण कैसा है? ये दो चर में रैखिक समीकरण है। बात समझ गए बात हमारी? अब यदि ऐसा लिखा हुआ है ना, यदि ये लिखा 2x² + 6x + 8 = 0, तो देखिए यहाँ चर की घात 2 हो गई है। एक ही चर बार बार आया है, दो बार आया है, चर की घात 2 है, तो ये दो घात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चर की घात 1 हो तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण की पहचान यही है, यदि चर की घात 1 है तो रैखिक समीकरण है, ठीक है। एक चर है तो एक चर में रैखिक समीकरण होगा, दो चर हैं तो दो चर में रैखिक समीकरण होगा। यदि वहाँ पे 3x y z तीन चरों का प्रयोग किया गया है तो तीन चर में रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। तो ये हो गया रैखिक समीकरण के बारे में। और आप समझ गए होंगे कि रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, ठीक है। चर की घात एक होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है कि चर की घात एक होनी चाहिए। और है ना, दो चर में है तो दो चर होने चाहिए। हम लोग दो चर का पढ़ रहे हैं तो दो चरों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ रैखिक समीकरण हल करने की दो विधियाँ हैं, एक तो बीजगणितीय विधि और एक ग्राफीय विधि। तो बीजगणित विधि के अंदर हम लोग तीन विधियाँ पढ़ते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, बीजगणितीय विधि में हल करने के तीन तरीके हैं। नंबर 1 विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। और नंबर 2 एक पढ़ेंगे, कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ठीक है। तीन विधियां हैं यहाँ बीजगणितीय विधि से, है ना। बीजगणितीय विधि से हल करने की तीन विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तीनों विधियों से एक ही क्वेश्चन को हम तीनों विधियों से आप लोगों को हल करके दिखाएंगे कि तीनों में आंसर बराबर आएगा। जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से हल करिए। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि विलोपन विधि से करिए तो आपको विलोपन विधि से करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से करिए तो आपको करना पड़ेगा। यदि लिखा है वज्र गुणन विधि से करिए तो करना पड़ेगा। यदि लिखा है निम्न दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, लिखा निम्न समीकरणों को हल कीजिए, मतलब x y का मान निकालना आपको है। यदि विधि नहीं लिखी है तो आपको जो सरल लगेगी आप उस विधि से उस समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन पर चर्चा करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, एक पद को हम विलुप्त कर देते हैं। विलोपन विधि में जैसे नाम है विलोपन, विलुप्त हो गया, तो या तो हम यहाँ x को काट के मतलब हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, या y को विलुप्त कर देते हैं। तो y को विलुप्त कर देंगे तो x का मान निकल आएगा, फिर x का मान समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, प्रतिस्थापन, स्थापना करना। प्रतिस्थापन विधि में मतलब आप किसी समीकरण से एक समीकरण से x का मान निकाल लेंगे तो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। दूसरे समीकरण से x का मान निकाल लेंगे तो पहले में प्रतिस्थापित कर देंगे। आप चाहें तो x का निकालें, चाहे तो y का मान निकालें। मतलब एक समीकरण से दो समीकरण दिए होंगे आपको, एक समीकरण से x का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे, दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रख देंगे, तो आपका x का मान निकल आएगा। जब x का मान रखेंगे तो y निकल आएगा, और y निकल आएगा तो उसको फिर से रख के समीकरण में x का मान आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है।
और वज्र गुणन विधि में आप सूत्र दिया होता है, वो सूत्र याद कर लीजिए, बहुत सरल तरीका उसको है, उसमें सब मान रख दीजिए, बिल्कुल आप उसमें एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। तो एक सवाल हम आप लोगों को इन तीनों विधियों से हल करके दिखाते हैं। देखिएगा, एक सवाल लिखा हुआ जैसे x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 दिया हुआ है ना, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है, कुछ भी लिख सकते हो, 2x माइनस 3y बराबर, है ना, 2x माइनस 3y बराबर 4 हम लिख लें, कुछ लिख लें, जो आपकी मर्जी हो। दो समीकरण आपको लेने हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको खाली हम उदाहरण देके बता रहे हैं, फिर आप लोगों को अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। तो देखिए, एक सवाल नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये नंबर विधि है ना, ये फर्स्ट विधि से हम लोग हल करेंगे, प्रथम विधि से हल करते हैं इसको। तो देखिए, विलोपन विलुप्त करना है। यदि हम x को विलुप्त करते हैं तो देखेंगे आप कि यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो इनके गुणांक आपको बराबर करने हैं। यदि हम y को विलुप्त करना चाहते हैं तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो देखिए, पहले वाले में हम y को हम लोग विलुप्त करते हैं, क्योंकि ये आसान है, ये जोड़ने पर ही हो जाएगा। वैसे आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ 3 है y, यहाँ 1y है, तो पहले समीकरण में 3 से यदि हम गुणा कर दें तो 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा प्लस 3 × 5 = 15 हो जाएगा, समीकरण 3 बन गया। और इसके सामने आप लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, है ना। अब इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर देंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, यदि आपको एक प्लस एक माइनस ऐसे ही मिल रहा है तो प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। यदि दोनों पद जो है प्लस प्लस के हैं तो आपको जोड़ोगे तो 2 3 3 6 हो जाएगा। तो अब माइनस के ये दोनों हैं तब भी माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, माइनस के 6 वही हो जाएंगे। तो आपको घटाने पर लगाना पड़ेगा, है ना। ये दोनों निशान, दोनों पदों के निशान आगे एक ही जैसे हैं तो आप घटाने पर लगाएंगे। और घटाने पर क्या होता है, घटाने का मतलब माइनस करिए तो बाद वाले समीकरण के निशान बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कब, जब दोनों के निशान एक जैसे होंगे तब। लेकिन हमारा यहाँ क्या है, दोनों निशान प्लस एक माइनस हैं, अलग अलग हैं। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5x, कितना हो गया 5। यहाँ जोड़ेंगे तो 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया। तो x बराबर लिखना के आएगा, ये 5 गुणे में है तो 95 करने पे बटे में जाएगा, तो x बराबर आ गया 19/5, है ना। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे आप और y का मान निकल आएगा। तो x का मान देखिए पहले वाले में रख रहे हैं तो 19/5 प्लस y बराबर 5, है ना। 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5, ये प्लस का है हो जाएगा तो माइनस का 19/5, ये एलसीएम लेंगे तो 5 25 माइनस 19/5, 19 25 से 19 जाएगा तो बचेगा भैया 6/5। तो y का मान आपका 6/5 प्राप्त हो गया। ठीक है, y का मान कितना मिल गया, 6/5 आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह हमने x और y के मान दोनों निकाल लिए, किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है ना, विलोपन विधि से हमने x y दोनों के मान निकाल लिए। और आपने देखा विलोपन विधि में कैसे करते हैं, हमने बताया आपको। ध्यान रखना, यदि दोनों पद जो है विलुप्त करने वाले, इनके निशान प्लस प्लस हैं तो घटाएंगे, माइनस माइनस से मतलब एक ही जैसे हैं तो आप घटाने पर लगाएंगे, या प्लस माइनस हैं अलग हैं तो आप जोड़ने पर लगाएंगे। इसके बाद दूसरा देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये 2 समीकरण लिखे हैं, इन्हीं को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 4 लिखा है तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस का y हो जाएगा माइनस हो गया, ये समीकरण बन गया 3। पहले समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया। अब इसको x का मान पता जब चल गया तो दूसरे समीकरण में हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, यही प्रतिस्थापन विधि होगी। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 हमारा है 2 × x, तो x की जगह पे रखेंगे 4 माइनस y, है ना। नहीं, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है तो x बराबर कितना हो गया, 5 माइनस वाई। x बराबर 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे आप रखेंगे x की जगह पे 5 माइनस वाई और 2x, x की जगह 5 माइनस वाई हो गया माइनस 3y बराबर 4।
अब इसको खोल लीजिए ब्रैकेट, 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो -3 -2 माइनस माइनस प्लस माइनस के हो जाएंगे, 3 2 5 y बराबर 4, प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का हो गया। तो अब माइनस का 5 y बराबर 10 से 6 गया, 4 गया, माइनस का 6 माइनस माइनस दोनों साइड में है, कैंसिल हो गया। तो y बराबर आ गया 6, 5 गुणे में था तो भाग में जाएगा, y बराबर आ गया 6/5। आपने देखा कि पिछले वाले सवाल में भी y का मान 6/5 आया था। पिछली वाली विधि से जब हमने विलोपन विधि से लगाया था तब भी 6/5 आया था, अब भी 6/5 आया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में यहाँ पे रख देंगे। तो ये x बराबर आपका 5 माइनस y का मान 6/5, तो 5 25 हो जाएगा, 25 माइनस 6/5, तो 25 से 6 जाएगा तो 19/5 आपका आ गया, है ना। तो इस तरह आपने देखा कि दोनों विधियों से हल करने पे x और y के मान समान आए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बज्रगुणन विधि, है ना। ये आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें है। 1-2 सवाल करेंगे आप आसानी से कर लेने लगेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि से हल करने का देखिए तरीका, सूत्र है बज्रगुणन विधि का, x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। देखिए भैया a, b और c तीन हैं, 3 चर हैं, है ना। समीकरण में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो यहाँ 3 वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप तीनों को चक्कर से चलाएंगे, एक के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद फिर से a आता है। तो आप देखेंगे चूंकि समीकरण 2-2 दिए होते हैं तो ये a1 है, इसके आगे यहाँ b1 है, ये c1 है ना। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर 0, इसको इधर ले आएंगे तो -4 बराबर 0। ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है, तो देखिए b1 से हमको शुरू करना है, b1, तो b के बाद भैया क्या आता है, c आता, तो ये 1 है तो 2 ही आता है, 1 के बाद 2 आता है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि यहाँ b से स्टार्ट होगा तो b आएगा, तो b1, b के बाद कौन आता है, c आता है, तो c लिख दिया, 1 के बाद 2 आता है, 2 लिख दिया। फिर माइनस लगाना, इन्हीं के 1 2 को पलट देना है। b1 था तो 2 हो जाएगा, c2 था तो 1 हो जाएगा, है ना। 1 और 2 जो था, ये b1 था तो 2 हो जाएगा, c2 था तो 1 हो जाएगा। इसके बाद अब c1 पे यहाँ पे हमने छोड़ा था तो c1 से स्टार्ट करेंगे। c के बाद आप देखिए क्या आता है, a आता है, तो c a आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे, इनको पलट देंगे, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1 कर देंगे। यहाँ a1 पे हमने समाप्त किया तो 1/a1, a के बाद देखो b आता है तो b आ गया, तो वहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, माइनस लगा के 1 और 2 को पलट देंगे। तो ये आपका सूत्र बना हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए, है ना। इसी से हम लोग हल करेंगे। अब देखिए a1, इसके साथ में a1 गुणांक जो होता है, x का गुणांक a1 होता है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, तो रखेंगे x/b1, b1 कितना है, 1 है, c2 कितना है, -4, माइनस b2 कितना है, -3, गुणे c1 कितना है, -5 बराबर y/, है ना, c1 कितना है, -5 गुणे a2 कितना है, 2, माइनस c2 कितना है, -4 गुणे a1 कितना है, 1 है, बराबर 1/a1 1 है, b2 -3 है ना, -a2 2 है, b1 1 है। अब देखेंगे तो इसको आप लिखेंगे, है ना। इसके बाद x/, ये कितना हो जाएगा, +-4, ये माइनस प्लस हो गया, +-, फिर हो गया 5 3 15, y/, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 1/, +-3 +-, 2 कम 2। तो इसको सही से लिखेंगे हल करके फिर से, तो -15 -4 तो -19 हो गए, बराबर यहाँ लिखेंगे तो y/, -6 + 4 तो -10 + 4 तो -6 बचेगा, और बराबर 1/, -3 2 5 हो जाएंगे। अब एक बार आप x को इसके संग लेंगे, एक बार y को आप इसके संग लेंगे, तो x/-19 बराबर 1/-5, तिरछा गुणा करेंगे तो -5x बराबर -19, माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 19/5। देखिए यही आंसर उसमें भी आया था। एक बार y-6 बराबर 1/-5 लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो -5y बराबर -6 आएगा, माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 6/5 आएगा।
तो ये आपने देखा कि एक ही समीकरण को हमने तीनों विधियों से हल किया और तीनों में उत्तर बराबर आया। ठीक है, तो ये दो चर वाले समीकरण जो हैं इनको हल करने की विधियां हैं, और ग्राफी विधि है उसको हम लोग ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे कैसे हल करते हैं। और तीन विधियां, तीन तरीक़ों से तीन इसके हल हो सकते हैं। यदि दोनों समीकरण जो दिए हुए हैं उनको बनाएंगे रेखाएं, यदि ग्राफ पे यदि रेखाएं दोनों काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल होगा, है ना। दोनों समीकरण की दोनों रेखाएं ग्राफ में खींचेंगे, यदि वो प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। यदि वो दोनों रेखाएं समांतर रहती हैं तो कोई हल नहीं होगा। यदि वो दोनों रेखाएं समपाती हैं तो अनेक हल होंगे, है ना। यदि हम लोग ग्राफ खींचते हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही कहीं पे हैं तो एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक हल होगा, है ना, एक हल होगा। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब ये दोनों रेखाएं समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं, इसी पे दोनों रेखाएं हैं, इसी पे दोनों रेखाएं, तो अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे, है ना, अनेक हल होंगे। और जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ये संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। अनेक हल होंगे तब भी संगत होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ये सब हम आगे अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे। बस आप लोग नोट्स बनाते रहिए, घर पे अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।